वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की रिवीजन। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की अगर मैं बात करके चलूं, डेफिनेटली अगर हम इस पॉइंट पे बात करके चलें तो आप लोगों को जो रिवाइज करना चाहिए स्टैंडर्ड मेनली क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए और कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की अगर हम बात करके चलें तो स्टैंडर्ड का नाम क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। बेसिकली बेटा ये स्टैंडर्ड जो आप कह सकते हो कि दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल कि जो एक मैचिंग कंसेप्ट का है। इनकम टैक्स जो एक्सपेंस होता है ना बेटा, वो वन ऑफ द की आइटम होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखोगे तो फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट के बाद यहाँ पर माइनस कर रहे होते हैं हम टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली आ रहा होता है। ठीक है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव है, कह रहे हैं कि जो आपकी इनकम है करंट ईयर की, दैट शुड बी टैक्स इन द सेम ईयर, कि वो सेम ईयर में उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगना चाहिए। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर ये आपका स्टैंडर्ड जो है कहीं ना कहीं चला हुआ। अब इस स्टैंडर्ड की अगर हम बात करके चलें तो इस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि बेटा देर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का होता है? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ठीक है, मैं बहुत ही कंसाइज मैनर में करवा के चलूंगा एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इस टाइम पे। ठीक है, डिटेल लेक्चर के लिए बेटा डेफिनेटली रेगुलर लेक्चर्स इस टाइम पे हम नहीं जा सकते, तो मैं बिल्कुल ही कंसाइज मैनर में करा के चलूंगा। एक होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। बेटा दोनों इनकम के अंदर क्या होता है? फर्क होता है। ठीक है, दोनों इनकम के अंदर क्या होता है? फर्क होता है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ अकाउंटिंग इनकम क्या होता है सर? जब मैं अकाउंटिंग इनकम की बात करके चलता हूँ या लॉस की बात करके चलता हूँ, तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, या लॉस विच इज कैलकुलेटेड बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट और लॉस विच इज बिफोर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग जो आपका नेट प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। और टैक्सेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? दिस इज योर इनकम और लॉस, दिस इज योर इनकम और लॉस विच इज डिटर्मिन्ड एज पर इनकम टैक्स लॉस। जो आपने कैसे निकाला है? एज पर इनकम टैक्स लॉ निकाला हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? टैक्सेबल इनकम। अब जब हम बात करके चलते हैं सर टैक्स एक्सपेंस की, तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर बेटा हमारे पास ना दो तरीके के टैक्स आते हैं। एक होता है बेटा करंट टैक्स और एक होता है डेफर टैक्स। एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डेफर टैक्स। ठीक है, करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स इज बेसिकली टैक्स एक्सपेंस विच इज पेएबल एज पर इनकम टैक्स। जो टैक्स आपका पेबल होता है एज पर इनकम टैक्स बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट टैक्स बोलते हैं। और डेफर टैक्स क्या होता है? विच अराइजेस फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड। डेफर टैक्स वो है जो अराइज इस स्टैंडर्ड से होता है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड से क्यों अराइज होता है वो? किस वजह से? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। ठीक है, दैट इज फ्रॉम टाइमिंग डिफरेंस। जो आपका टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आता है। बेटा आप एक चीज समझेंगे, अब टाइमिंग डिफरेंस का मुझे अगर आपको एग्जांपल देना हो सर, ये परमानेंट डिफरेंस क्या होता है और टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, उससे पहले टैक्स एक्सपेंस की बात करके चलूँ तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर क्या आ जाता है? आपका करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। ठीक है, करंट टैक्स और डेफर टैक्स आ जाता है। बेटा देखो, जो आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है जिसको मैं AI बोल रहा हूँ, और एक आपकी होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जिसके लिए मैंने यूज कर दिया वर्ड TI। ये जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम है ना बेटा, इनके बीच कुछ एक डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस कौन से होते हैं? दो तरीके के डिफरेंस आपके हो सकते हैं। एक डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस और एक डिफरेंस होता है परमानेंट डिफरेंस। ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है और ये परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? सर टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो कैपेबल है कि रिवर्स हो सकता है। मतलब ऐसा डिफरेंस जो एक पीरियड में आया है लेकिन इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर मुझे आपको यहाँ पर एग्जांपल देना, यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे बेटा मान लेते हैं डेप्रिसिएशन का आपका एग्जांपल हो गया। अब डेप्रिसिएशन को लेकर मुझे बताओ क्या होता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो अलग होता है? ठीक है, ऐसा है। इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो अलग होता है। ठीक है, और अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन हम यूज चार्ज कर रहे होते हैं यूजुअली अलग कर सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या टोटल डेप्रिसिएशन जो रहने वाली है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट वो तो सेम रहेगी ना? जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट बच्चे, क्या वो सेम रहेगी? जैसे मान लेते हैं से एक एसेट है 10 लाख रुपीज का। ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलो 10% पर एनम के हिसाब से।
ठीक है। अकाउंटिंग इनकम के अंदर मान लेते हैं कि आपने से 20% के हिसाब से चार्ज करके चल रहे हो। अल्टीमेटली आप इस एसेट को तो पूरी तरह से डेप्रिशिएट करने वाले हो, बस हो क्या रहा है कि देयर इज डिफरेंस ऑफ टाइमिंग। इनकम टैक्स के अंदर आपने ज्यादा कम डेप्रिशिएशन चार्ज करी है, और कंपनीज एक्ट के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, ज्यादा आप डेप्रिशिएशन चार्ज करके चल रहे हो। अब ये डेप्रिसिएशन आगे जाकर तो अलाउ हो ही जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, सो ये क्या है, एक टाइमिंग डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके चलूं, जैसे मान लेते हैं बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं आपने सेक्शन नंबर 35D के अंदर पढ़े होंगे। अब सेक्शन नंबर 35D क्या कहता है? अब अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का रेफरेंस लेके चलूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तो ये बोल देता है कि जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको चार्ज कर देने चाहिए P&L के अंदर इमीडिएटली, यानी जिस साल वो खर्चे हुए हैं आप उसी साल उसको क्या कर दीजिए, चार्ज कर दो P&L में कंप्लीटली। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की सुनेंगे तो सेक्शन नंबर 35D वाले जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, कह रहे हैं इनको हम 5 ईयर्स के अंदर राइट ऑफ करके चलते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे होगा क्या, कि जब मैं एज पर अकाउंटिंग इनकम निकाल रहा हूँ, तो मान लेते हैं बेटा अगर 1 लाख रुपए का खर्चा था, अगर मैं अकाउंटिंग इनकम निकाल रहा हूँ, मैंने उसी साल 1 लाख रुपए जो है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया होगा, मैंने चार्ज कर दिया होगा। लेकिन अगर मैं 35D के अंदर चार्ज कर रहा हूँ तो 20,000 चार्ज करा होगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है, या मैं ऐसा बोलूँ मेरी जो टैक्सेबल इनकम आ रही होगी वो हायर आ रही होगी, लेकिन जो मेरी अकाउंटिंग इनकम आ रही होगी क्या वो लोअर आ रही होगी। बट अल्टीमेटली होगा क्या, अगर मैं अगले साल की बात करके चलूंगा तो नेक्स्ट ईयर के अंदर इनकम टैक्स के अंदर फिर से 28,000 का डिफरेंस मुझे, मैं डिडक्ट कर रहा हूँ चार्ज, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हो रहा होगा। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, मेरी अकाउंटिंग इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, और मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो लोअर हो जाएगी। ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो हो क्या रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो रिवर्स होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जैसे कुछ एक खर्चे होते हैं सेक्शन 43B वाले, आपको याद होगा इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, सेक्शन नंबर 43 ये कहता है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, वो हम आपको तभी अलाउ करेंगे अगर कैश बेसिस के ऊपर है। ठीक है, जबकि हम P&L के अंदर तो एक्रूवल कंसेप्ट लगाकर चल पड़ते हैं, है ना। जैसे आपका क्या हो गया, टैक्स हो गया। जैसे आपका क्या हो गया, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स कह रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अब यहाँ पर, बोनस का एग्जांपल ले लो। ठीक है, कि हाँ अगर हमने पेमेंट करी होगी तभी वो अलाउड है, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है। ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जांपल 43B के अंदर जो आप कह सकते हो कि कुछ एक एक्सपेंस है जो सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर क्या हो रहे होते हैं, अलाउ हो रहे होते हैं जब आप उसको पे कर दोगे। ठीक है जी। तो ये सारे क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, ये सारे के सारे बेटा क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बात करके चलो परमानेंट डिफरेंस की, परमानेंट डिफरेंस क्या हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंस जो एक पीरियड में राइज हो रहे हैं लेकिन वो रिवर्स नहीं हो सकते सब्सिक्वेंटली, यानी वो परमानेंट ही डिफरेंस रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलूं यहाँ पर, अगर मैं जैसे मान लीजिए बेटा एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्री इनकम की अगर मैं बात करके चलूं तो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन नंबर 10(1) जो बोल देता है वो कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये इसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग इनकम के अंदर देखूंगा तो अकाउंटिंग इनकम के तो उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा ना मैं। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर एंगल देखूंगा तो मैं तो इसको इनकम के अंदर इंक्लूड करके चलूंगा। इसी तरीके से अगर हम डोनेशन की बात करके चलें, ठीक है, डोनेशन के अंदर क्या होता है सर, अकाउंटिंग इनकम के अंदर आप जो है वो डोनेशन चार्ज करके चलते हो। इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, लेकिन 80G के अंदर आपको इसकी डिडक्शन मिल जाती है। इसी तरीके से बेटा पेनल्टी और फाइन का हो गया, आपने डोनेशन दी किसी प्राइवेट ट्रस्ट को, या फिर आप कह लीजिए कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने एक कंसेप्ट देखा हुआ है, क्या कंसेप्ट देखा हुआ है, कि हम एसेट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व ओपन कर लेते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व को कंसीडर नहीं करके चलता। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से देर आर सर्टेन आइटम्स जहां पर क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस होता है, जहां पर क्या आ जाता है, परमानेंट डिफरेंस हो जाता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2022 प्ले कहां पर आता है, या डेफर टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो कहां पर होती है, जहां पर टाइमिंग डिफरेंस है। जहां पर बच्चे क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, वहां पर आपकी इसकी कैलकुलेशन जो है होकर रहेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं ना आपको अगर रेकोगनीशन की बात करके चलो, तो हम कब रेकोगनीशन करके चलते हैं, रेकोगनीशन की अगर हम बात करके चलें तो हम कह रहे हैं कि जो टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है, किसी भी पीरियड की अगर हम टैक्स एक्सपेंस की बात करके चलें तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर आपके पास एक तो करंट टैक्स आना चाहिए, दूसरा आपका क्या आना चाहिए, डेफर टैक्स आना चाहिए। एक करंट टैक्स आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए बच्चे, डेफर टैक्स आना चाहिए। और कह रहे हैं एक एंटिटी को रिकॉग्नाइज करने चाहिए, डेफर टैक्स जो है किसके लिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए, फॉर ऑल टाइमिंग डिफरेंस। जितने भी टाइमिंग डिफरेंस है सबके लिए क्या होना चाहिए, आपको डेफर टैक्स जो है वो रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स होने वाले हैं सबसीक्वेंट पीरियड में। परमानेंट जो आपके डिफरेंस होते हैं उससे कभी भी डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनेगा। और कह रहे हैं जो आपका टैक्स इफेक्ट होता है, क्या मैंने बोला, जो टैक्स इफेक्ट होगा टाइमिंग डिफरेंस का,
जो भी आपका टैक्स इफेक्ट होगा टाइमिंग डिफरेंस का, ठीक है, उसको हम क्या करके चलते हैं, उसको हम इंक्लूड करके चलते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसको पी एंड एल के अंदर आप इंक्लूड करके चलोगे, ठीक है। और हम डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी की तरह दिखा के चलेंगे, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की तरह दिखा के चलेंगे, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट की अगर मैं बात करके चलूं यहाँ पर, ठीक है, या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की बात करके चलूं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि सर कब डेफर्ड टैक्स एसेट होगा और कब जो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होगा, ठीक है, कब डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, कब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं आपको ना एक थंब रूल देकर चल रहा हूँ, आपके पेपर में बड़ा काम आएगा ये वाला थंब रूल, ठीक है। क्या है ये रूल, मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ज्यादा है, अगर एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा है आपके एक्सपेंस एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड से, ठीक है, यानी सीधी सी बात बोलूं, मैं आपको कह रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है अगर आपका कम है किससे, टैक्सेबल प्रॉफिट से, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज करके चलना है। रिकॉग्नाइज क्या करके चलोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट, बस ये रूल याद रख लो। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या रूल बन जाएगा कि अगर एक्सपेंस जो है, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज लोअर देन द इनकम टैक्स रिकॉर्ड, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे, टैक्सेबल प्रॉफिट से, ठीक है, तो आपने बेटा क्या करना है, रिकॉग्नाइज करके चलना है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आपने रिकॉग्नाइज करके चलना है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बोलो बेटा क्या ये चीज समझ में आई जो मैंने लिखवाई है, ये अगर थंब रूल अगर आपको समझ में आ जाता है बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ना डायरेक्टली जो है देखो क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को कुछ ना कुछ सीख के चलेंगे, तो मैं बीच बीच में आपके ना स्टडी मटेरियल में जाता रहूंगा, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन से मैं आपको ना लिंक करवा के चलूंगा, क्योंकि देखो बेटा अगर इस चैप्टर में से अगर आएगा तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना है, तो हम उस चीज के ऊपर फोकस करके चले ना जो हमें पेपर में पूछी जाने वाली है। जरा ये देखो, जगह अपनी बुक के ऊपर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 के ऊपर, रामा लिमिटेड है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, कह रहे हैं जो डेप्रिसिएशन है एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट इज 2 लाख रुपीज। अच्छा, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितना है, 2 लाख रुपए का है, और एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड कितने का डेप्रिसिएशन है, 5 लाख रुपए का। उसके अलावा अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं एज पर टैक्स रिकॉर्ड, ठीक है, वो कितने के हैं, 30,000 रुपए के। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर उसने बस पूछा क्या है, कह रहा है आप बताओ कि नेट डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा या लाइबिलिटी, क्या रिकॉग्नाइज करके चलोगे, और टैक्स रेट अगर 50% है, और एडिक्वेट एविडेंस है कि फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी है। अभी फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी वाली लाइन का जो ऑब्जेक्टिव है इसको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले अब यहां पर हम समझ के चलें, देखो बेटा अगर मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा है और इनकम टैक्स सॉरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मेरा डेप्रिसिएशन कम है और इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा क्या प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जो है वो कम होगा, मेरा प्रॉफिट क्या एज पर इनकम टैक्स कम होगा, यस और नो। सर मेरा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स कम होगा, क्यों, इनकम टैक्स के अंदर जब खर्चा ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जो है वो कम होगा, या मैं ऐसा बोलूं कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या ज्यादा होगा, बिल्कुल सर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरे लिए क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, मेरे लिए क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। अब अगले केस में आ जाओ, मेरा अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड है, हुआ क्या होगा बस जरा सोच के देखो। सर अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड है, सर अकाउंटिंग के अंदर तो आपने पूरा खर्चा ले लिया होगा, तो इस केस के अंदर क्या अकाउंटिंग इनकम कम होगी और टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, या अकाउंटिंग में ऐसा बोलूं अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होगा और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है तो क्या क्रिएट होने वाला है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होने वाला है। और ये दोनों ही क्या है बेटा, टाइमिंग टाइमिंग डिफरेंस है, बाय बिकॉज रिवर्सेबल है। अगर अभी मैंने इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करी है, तो जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कम चार्ज करी है आगे जाकर अकाउंटिंग में करूंगा ना चार्ज। अगर मैंने अभी अकाउंटिंग के अंदर खर्चा कोई ज्यादा चार्ज करा हुआ है प्रीमियम एक्सपेंस का, कल को जाकर इनकम टैक्स के अंदर मैं वो खर्चा चार्ज कर लूंगा ना, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स, ठीक है। तो हमने जब भी क्वेश्चन आता है वो हमसे पूछेगा बेटा पहला काम हमने यही करना है, हमने देखना है कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड लगाई है 3 लाख रुपए की,
तो ये डिफरेंस कैसा है, टाइमिंग डिफरेंस है। आइडेंटिफाई करो क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी है, सर लाइबिलिटी है, और टैक्स रेट कितने का, 50% का। तो 3 लाख का 50% निकाला, 1.5 लाख रुपए आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होनी चाहिए। अनअमोर्टाइज प्रीमियरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड कितना है, 30,000 का। अब ये क्या है, आपका टाइमिंग डिफरेंस है अगेन। ठीक है, अब ये क्या होगा, लेकिन टाइमिंग, ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो 30,000 के ऊपर 50%, क्योंकि टैक्स रेट इज 50%। तो अगर आप देखोगे, मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1.5 लाख की, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है दैट इज 15,000। और कभी भी बेटा बैलेंस शीट के अंदर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वी ऑलवेज टेक नेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। तो हम क्या करके चलेंगे, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है हम कैलकुलेट कर देंगे। बोलो बेटा, क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या यहाँ ये वाला हो गया बेटा पार्ट? बढ़ सकता हूँ आगे? ये पार्ट सबको क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ। चलो, अगर ये पार्ट क्लियर हो गया ना, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, मैं आपके सामने ना कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लेकर आता हूँ। जरा मुझे उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग जरा आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेशक बेटा, मैं विद आंसर्स दिए हैं ये वाली फाइल, लेकिन चाहूंगा एक बार खुद से आप लोग दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिपोर्टेड बाय पीक्यूआर लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2021। टैक्स रेट जो है वो 30% का है। कह रहे हैं आइटम डिसअलाउड इन 2019-20 बट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 2021। बेटा 20 लाख रुपए का आइटम कोई ऐसी है जो 2019-20 में टैक्स पर्पस के लिए डिसअलाउड थी, यानी अकाउंटिंग के अंदर तो अलाउ हो रखी होगी, और टैक्स पर्पस के लिए बाद में अलाउ हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है, ये टाइमिंग डिफरेंस है? कहने से दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि पहला काम तो यही करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिफाई करना है ये टाइमिंग डिफरेंस है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जो है, वो कैलकुलेट ही वहां पर होना है जहां पर आपका डेफर्ड, यहाँ पर आपका क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, राइट? तो ये क्या टाइमिंग डिफरेंस है, बिल्कुल सर ये टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्या ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है? इसका इफेक्ट बेसिकली क्या रहने वाला है, मुझे अब वो चीज कैलकुलेट करके चलना है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, अब जरा सोच के देखना यहाँ पर क्या हुआ होगा। सर, अगर मैंने ये आइटम 2019-20 में इनकम टैक्स में डिसअलाउ करी थी, तो क्या 2019-20 के अंदर आपने जो टैक्स है वो ज्यादा पे करा होगा? 2019-20 में आपने टैक्स जो है वो ज्यादा पे करा होगा, टैक्स जो है हायर टैक्स पे करा होगा 2019-20 के अंदर। अगर ये हायर टैक्स आपने पे करा होगा तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज बाद में मिलेगा, क्योंकि बाद में जब आपको 20 लाख रुपए अलाउ हो जाएगा, तो आपका उस टाइम पे टैक्स कम जाएगा। सो डेफर्ड टैक्स एसेट क्या हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हुआ होगा, इन दी 2019-20 डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पर क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ होगा। अब यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ होगा, अब क्या होगा, वो रिवर्स हो रहा होगा। अब क्या हो रहा होगा, वो रिवर्स हो रहा होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, कितना, 20 लाख का 30%, तो 6 लाख रुपए आपका रिवर्स हो रहा होगा। समझ आया? क्लियर हुआ सभी को क्या बोला मैंने? चलिए आगे। कह रहे हैं इंटरेस्ट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन द एक्रूवल बेसिस बट एक्चुअल पेमेंट वाज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस आल्सो। अच्छा, हुआ क्या, हमने इंटरेस्ट पे करा एक्रूवल बेसिस के ऊपर, हमने बुक्स में अलाउड कर दिया, यानी अकाउंटिंग के अंदर हमने खर्चा अलाउ कर दिया। एक्चुअल पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी, और इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी वो अलाउ हो गया। तो बेटा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कोई भी टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है? जब आपने वो चीज अकाउंट बुक्स में भी ले ली है और टैक्स पर्पस के लिए भी ले ली है, तो यहाँ पर तो कोई टाइमिंग डिफरेंस ही नहीं है। तो देर इज नो टाइमिंग डिफरेंस है। जब कोई टाइमिंग डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कहीं ना कहीं कह सकते हो अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या चीज है, जो ये पूछा है इसने मुझसे क्वेश्चन की, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर, तो वो पढ़ना ही नहीं है, कोई इम्पैक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है जो इसने पूछा है। अच्छा, डोनेशन दी है प्राइवेट ट्रस्ट को 2020-21 के अंदर, ठीक है जी, 2021 की हम बात करके चल रहे हैं। कह रहे हैं इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, मुझे बस एक चीज बता दो, जो प्राइवेट ट्रस्ट को अपन डोनेशन देके चलिए, इनकम टैक्स में जब वो अलाउड ही नहीं है, तो क्या कभी ये रिवर्स हो पाएगी? ये खर्चा जो है आपके अकाउंटिंग के अंदर आ रहा होगा, लेकिन कभी ये रिवर्स नहीं हो पाएगा। अगर ये रिवर्स ही नहीं हो सकता, तो ये तो आपका परमानेंट डिफरेंस है। और अगर परमानेंट डिफरेंस है, तो इसका भी इफेक्ट मैं कैलकुलेट करके नहीं चलूंगा। बस देखो, यही बस आपसे एक्सपेक्टेड था।
कह रहे हैं क्या कहता है, एनालाइज करा, कह रहे हैं जो टैक्स है आपने अर्लियर ईयर में ज्यादा पे करा होगा, तो ये आपका टाइमिंग डिफरेंस था, तो तब आपने डीटीए क्रिएट करा होगा। ठीक है, मार्क्स किस चीज के हैं, इस चीज के मार्क्स है कि टाइमिंग डिफरेंस है, रिवर्स करोगे अब डीटीए कितना, 6 लाख रुपए का। ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, इफेक्ट में भी कुछ नहीं, अमाउंट में भी कुछ नहीं। ये क्या है आपका परमानेंट डिफरेंस, अगेन नॉट एप्लीकेबल, खत्म। ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ, आरटीपी नवंबर 22 के अंदर आया, कह रहे हैं अकाउंटिंग इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है और टैक्स एक्सपेंस क्या है। ये आप कर लोगे खुद से, दैट इज समथिंग जो आई थिंक आराम से मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की इतनी बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मैं कौन से क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्रोसीड टू आरटीपी मई 2021 क्वेश्चन। ठीक है, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरटीपी मई 2021 का सवाल है बच्चे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्लेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको डेप्रिसिएशन जो है वो एज पर बुक्स गिवन है 2,80,000 रुपए की, और डेप्रिसिएशन आपको गिवन है टैक्स पर्पस के लिए 1,90,000 रुपए की। कह रहे द अबव डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एडिशन, कह रहे नई एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है, इस डेप्रिसिएशन में जो न्यू एडिशन करी है उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। चलो जी, कह रहे हैं एक नई मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को, स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर, 1,20,000 रुपए की, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं 100% डेप्रिसिएशन अलाउड है इन द फर्स्ट ईयर फॉर टैक्स पर्पस, वेयर ए स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कंसीडर करते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए विद लाइफ एस्टिमेशन ऑफ 4 इयर्स। और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कंपनी ने 6,40,000 रुपए का प्रॉफिट करा है डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ बैठा, कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ मुझे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का, कि कैसा स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में इसका इंपैक्ट आएगा और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर। चलो बेटा, मैं चाहता हूं बिफोर इसका सोल्यूशन देखने से पहले एक बार आप जरा खुद से सोचो, यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर क्या मुझे एक तो मेरी टैक्सेबल इनकम जो है क्या मुझे वो कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, अपनी अकाउंटिंग इनकम जो है क्या मुझे वो भी देखनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। अकाउंटिंग इनकम तो चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कहीं ना कहीं निकल जाएगी, और टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी हम निकाल लेंगे। चलो पहले अगर हम बात करके चलें, सर मेरी इनकम जो है वो 6,40,000, मेरा जो प्रॉफिट है बेटा वो 6,40,000 रुपए का है। ठीक है जी, टैक्सेशन पर्पज के लिए डेप्रिसिएशन जो है वो है 1,90 की, तो 1,90 की तो डेप्रिसिएशन 100% अलाउ हो रही होगी, इतना सबको समझ में आता है। सर अब जो नया एसेट लिया उसकी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसने बोल दिया है कि टैक्सेशन पर्पज के लिए ये 1,20 पूरी तरह से डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो अगर मैं टोटल कर दूं, क्या मैं कह सकता हूँ 3,10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ हो रही है टैक्सेशन एंगल से। तो 6,40 में से 3,10 गया तो मेरे पास बचा कितना, 3,30। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टैक्सेबल आप कह सकते हो इनकम, दैट इज 3,30,000। ठीक है, अब अगर मैं बात करके चलूं अकाउंटिंग इनकम की, तो अकाउंटिंग इनकम क्या है सर, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स देखूं, वो तो देखो सर 6,40,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन जो है वो 2,80,000 रुपए की तो ऑलरेडी देखो गिवन। उसके अलावा जो ये 1,20,000 रुपए का एसेट लिया है इसकी लाइफ सिर्फ 4 साल है। 1,20,000 के एसेट की लाइफ 4 साल है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है वो लग रही है। तो 1,20 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 30,000 आएगा। ठीक है, तो 3,10,000 की डेप्रिसिएशन ही बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर लगेगी। तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है क्या वो भी कितना आ गया, 3,30,000 ही आ गया। ठीक है, अब अगर मैं करंट टैक्स की मैं बात करके चलूं, तो करंट टैक्स मेरा कितना होगा। सर अगर मैं करंट टैक्स की बात करके चलूं, तो करंट टैक्स विल बी ऑन दिस अमाउंट, ये जो मेरा टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर निकालते हो, करंट टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा, करंट टैक्स का मतलब क्या होता है, कौन बता रहा है मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मेरा जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 3,30 है, तो करंट टैक्स कितना होगा, 3,30 के ऊपर कितना परसेंट है टैक्स रेट, बोलो जी टैक्स रेट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 40% का, 3,30 का 40%, यानी 1,32,000 रुपए। तो ये मेरा करंट टैक्स क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सर अब जरा ध्यान से देखो सर, मेरा ये भी 3,30 है, ये भी 3,30 है। ठीक है, मेरा कोई डिफरेंस है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, यहाँ अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम में जब कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो मेरा यहाँ पर क्या डेफर टैक्स निकल के आएगा। चलो एक बार डेफर टैक्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं। डेफर टैक्स यहाँ पर पता है क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा इम्पैक्ट सेम आ गया है। ठीक है, चलो उसकी मैं भी वर्किंग नोट दिखाऊंगा। तो डेफर टैक्स जो है देखो मेरा क्या हो गया है, अपना बेसिकली ये देखो यही करा मैंने, 198, 1,32 ही माइनस करा मैंने ऊपर। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हो गया। एक बार जरा डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी देखो। देखो बेटा जनरली पहला क्या है, डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन। कहेंगे जनरली इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड अडॉप्ट करा जाता है।
अगर WDV मेथड अडॉप्ट करा जा रहा है इनकम टैक्स के अंदर, तो ठीक है, जिससे हायर डेप्रिसिएशन होती है अर्लियर ईयर के अंदर, और लेटर ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन जो होती है कम होती रहती है। तो ये तो क्या है आपका टाइमिंग डिफरेंस है। ये कैसा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस है। तो हमारे केस में क्या हुआ होगा सर, इनिशियल ईयर के अंदर क्या इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा हुई होगी, इनिशियल ईयर्स के अंदर इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई होगी, और अकाउंटिंग के अंदर कम हुई होगी। और अगर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, इट सिंपली मीन्स कि मेरा जो है टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है या अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है? मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या क्रिएट करा होगा? क्या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करी होगी? तो अब क्या होगा, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई होगी अब क्या रिवर्स हो रही होगी? ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, ठीक है, अब क्या हुआ होगा, रिवर्स हुआ होगा। क्योंकि अब क्या हुआ है, ये जो 2,80,000 रुपए के अब आपकी डेप्रिसिएशन है वो किसमें है? बुक्स के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन अब ज्यादा है, इनकम टैक्स में कम है। तो जो आपने पहले DTL क्रिएट करा होगा, अब वो DTL क्या हो रहा होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब वो DTL रिवर्स होगा, ठीक है। तो 280 और 190 का डिफरेंस, उसका 40%। अब क्या हुआ सर, जो सर नई मशीनरी है, नई मशीनरी के अंदर क्या करा, नई मशीनरी के केस में सर 1,20,000 रुपए तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। अब इनकम टैक्स के अंदर फिर से तुमने ज्यादा चार्ज करके बैठ गया अब तुम डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स के अंदर अगर डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा चार्ज करी है, तो डेफिनेटली टैक्सेबल प्रॉफिट जो है दैट इज लेस, और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो हमें पता है क्या होने वाला है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी। कितने की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करोगे? 36,000 की ही क्रिएट होगी। ऊपर 36,000 तुम रिवर्स कर रहे थे, यहाँ पे तुमने 36,000 क्रिएट करा। नेट इंपैक्ट क्या आ गया, नील आ गया। अब जब नेट नेट इंपैक्ट ही नील है, तो आपका डेफर्ड टैक्स यहाँ पर जो आने वाला है, यहाँ पर ये नील जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर तो बेटा प्लीज एक बार थम्स अप यहाँ कुछ एक बार प्लीज। यस क्लियर सर। है जी? हाँ जी, आयुष, हर्ष, शुभंतिका, ओके यस ग्रेट। सर, क्लियर। चलो जी, ये हो गया हमारा। चलो सर, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। ठीक है, बताओ क्या होती है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होते हैं, कहाँ डिस्क्लोज करे जाते हैं? सर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर डिस्क्लोज करे जाते हैं, है ना। करंट एसेट्स के अंदर डिस्क्लोज करे जाते हैं ना, नहीं सर? किसमें डिस्क्लोज करके चलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? बताओ जरा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो, कहां पर आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी? करंट नॉन के अंदर करंट। आते हैं, नॉन करंट के अंदर आते हैं? नॉन करंट। नॉन करंट में, पक्की बात? ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है बेटा, उनको हम ना सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलते हैं, एक सेपरेट हेडिंग की तरह दिखाए जाते हैं, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर। और जो भी उसकी कैलकुलेशन रहेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नोट्स के अंदर दिखाना होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे आया है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैसे आई है। आपको इनका हमेशा नेट इम्पैक्ट लेना होता है, क्योंकि दोनों कभी एक साथ जो है वो नहीं आ सकती, ठीक है। सो आपको क्या लेना होता है, अल्टीमेटली नेट लेना होता है। क्लियर है? अब इसका जो आंसर है आपका इंस्टीट्यूट कैसे लेके चलता है, कि प्योर बेयर टैक्स वाला आंसर, the breakup of the deferred tax asset and deferred tax liability into the major component of the respective balance should be disclosed in notes to accounts. Deferred tax asset and liability should be distinguished from assets and liabilities representing the current tax for the period. Deferred tax assets and liability should be disclosed under a separate heading in balance sheet separately from current assets. क्या लिखा हुआ है? Separately from current assets and current liabilities. The nature of the evidence supporting the recognition of deferred tax assets should be disclosed. ठीक है, enterprise has unobserved depreciation और कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर टैक्स लॉस। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है आपको पेपर के अंदर जो है, ठीक है, बनता नजर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलो बेटा, अब आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर एक बार देखेंगे जरा, ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार प्लीज एक बार सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। उसने पूछा आपको कैलकुलेट करना है डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी, जरा मुझे निकाल के बताओ डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, जरा कैलकुलेट करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 भी।
चलिए बेटा, रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बेटा, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो 6 लाख है, और इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10 लाख की है। सर इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा है। अगर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट हायर है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट हायर है तो आप जानते हो क्या क्रिएट होने वाला है, यहाँ पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होने वाला है टू द एक्सटेंट ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, 4 लाख, 4 लाख के ऊपर टैक्स रेट कितना, 30%, तो 1,20,000 की बेटा यहाँ पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है एज पर टैक्स रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर तुमने क्या करा होगा, पूरा एक्सपेंस चार्ज करा होगा। तो अकाउंटिंग के अंदर तुम्हारा अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो क्या है, कम है या ज्यादा है? सर अकाउंटिंग के अंदर अब यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा और टैक्स के अंदर अकॉर्डिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा बेटा, डेफर टैक्स एसेट क्रिएट होगा। अब 60,000 का 30% अगर आप निकालोगे कितना आएगा, 18,000 आ जाएगा। ये डेफर टैक्स एसेट है, नेट लेकर चलूंगा मैं तो 1,20 और 18 का नेट आ जाएगा 1,02,000 डेफर टैक्स लाइबिलिटी। चलिए चेक करें, यही है। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, थंब रूल अगर थोड़ा सा ध्यान रख लेते हो तो कभी गलती नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में कि कब डेफर टैक्स एसेट क्रिएट होना है, कब डेफर टैक्स लायबिलिटी आनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी ऊपर करके आए थे, बस वैल्यूज अलग है। बस इस क्वेश्चन के अंदर नई चीज और एडिशनल क्या चीज दे दी, आपको डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, डेफर टैक्स एसेट जो है वो ऑलरेडी गिवन है 15 की। क्या 30 लाख और 15 लाख का आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके अलावा जो है, बच्चे कौन से वाला लॉजिक समझ नहीं आया, एक सेकेंड। ये थोड़ा बेटा जूम आउट ना ज्यादा हो रखा है, मुझे एक बार आपके मैसेज जो है पूरा दिख नहीं रहा। लेट मी जस्ट चेक। सर अनअमोटाइज वाला समझ नहीं आया लॉजिक। अच्छा चलो अनअमोटाइज वाला दोबारा समझ लीजिए। आइए बेटा, बेटा मुझे बताओ, कोई खर्चा है, कोई प्रिमिलरी एक्सपेंस है। अरे चलो बेटा आ जाओ जरा क्वेश्चन के ऊपर आओ बच्चे। मुझे बताओ बेटा, कोई अनअमोटाइज प्रिमिलरी एक्सपेंस है एज पर टैक्स रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कुछ ना प्रिमिलरी एक्सपेंस हुआ होगा, कुछ भी अमाउंट रहा होगा। ठीक है, टैक्स एक्सपेंसेस का। आपने जब अकाउंटिंग इनकम निकाली होगी ना, तो अकाउंटिंग इनकम के अंदर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो करते हुए जो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिया होगा, पूरा का पूरा आपने चार्ज कर दिया होगा किसके अंदर, अकाउंटिंग इनकम निकालते टाइम। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो आपका 5 ईयर्स के अंदर क्या होगा, आपको अवेलेबल होगा, राइट ऑफ कर पाओगे। तो आपने जितना आप अमोटाइज नहीं कर पाए, यानी जितना आपने अभी इनकम टैक्स पर्पज के लिए नहीं दिखाया है, वो आपका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 60,000। लेकिन क्या ये 60,000 आपने अकाउंटिंग के अंदर तो ले लिया होगा। ठीक है, 60,000 अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अकाउंटिंग के अंदर आपने खर्चा क्या ज्यादा दिखाया होगा। अगर अकाउंटिंग के अंदर अगर खर्चा ज्यादा दिखा रखा है तो यानी अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट जो है वो क्या है, हायर है या लोअर है। अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट लोअर है, और अगर अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट आपका लोअर है तो आप जानते हो क्या क्रिएट होने वाला है, डेफर टैक्स एसेट क्रिएट होने वाला है। डेफर टैक्स एसेट क्रिएट होने वाला है तो क्या करेंगे बस, अब यहाँ पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी आई थी, यहाँ पर डेफर टैक्स आया था। अल्टीमेटली नेट में एक ही चीज आ सकती है, तो क्या लेकर चलूंगा मैं, डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी बच्चे नेट में। क्लियर है, बढ़ सकता हूँ आगे। चलिए, आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन एक बार देखेंगे बेटा। बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है बेटा, मैंने बेटा ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में भी डाला था। जिन बच्चों ने मेरा टेस्ट दिए हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला था आप लोगों को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। सर इसके अंदर क्वेश्चन ये है, deferred tax liability is 30 lakhs, deferred tax asset is 15 lakhs. The following transactions were reported during the year 28 2018 and 19। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो रिपोर्ट करी गई है। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, टेक 3-4 मिनट्स ट्राई कीजिए, क्योंकि बेटा पेपर आप लोगों का है। अल्टीमेटली आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जरा फटाफट से इसको सॉल्व करो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना 2 से। दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जनवरी 2021 पास पेपर। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस फिगर्स क्या है, डबल है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, चलो करो इसको सॉल्व करो जरा।
हाँ जी बेटा, ट्राई किया क्वेश्चन ये। बेटा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 30 लाख है क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है 15 लाख है क्रेडिट। सर पहली बात अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं कंसेप्ट को, सर तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बेटा ध्यान रखना, जुलाई 2021 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूं, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। चलो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे सर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है दैट इज 30, डेफर्ड टैक्स एसेट इज 15, और ये 31 मार्च 18 को है। सर अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, सर टैक्स रेट है 30%, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है 80, डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस है 70। सर अगर मैं इन दोनों आइटम्स को देखूं, तो मेरा एज पर अकाउंटिंग बुक्स जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन ज्यादा है, और एज पर टैक्स पर डेप्रिसिएशन कम है। तो सीधी सी बात है कि जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है, ठीक है, दैट इज हायर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, या मैं ऐसा बोलूं अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा लोअर है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा लोअर है तो आप जानते हो क्या क्रिएट होने वाला है, डेफर्ड टैक्स एसेट यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो क्रिएट होता है, लेकिन मेरे पास क्या डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो पहले से है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। मेरे पास क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। अब जरा इसका अगर तुम नेट इंपैक्ट लेकर चलोगे तो नेट इंपैक्ट क्या आता है सर, नेट में क्या मेरे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है दैट ऑफ ऑल्सो 15, 30 - 15, नेट में तो मेरे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ना बेटा, इतना समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिवर्स कर दूं, मेरे पास नेट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, रिवर्स कर दूं, किस एक्सटेंट तक रिवर्स करूंगा, ये जो 10 लाख का डिफरेंस है उसके ऊपर 30%, यानी 3 लाख से मैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, अगला क्या है, आइटम जो है वो डिसअलाउड है 2017-18 के अंदर एंड अलाउ करी गई है फॉर टैक्स पर्पस इन 2018-19। चलो देखें जरा इसका क्या करेंगे। सर आपने क्या करा होगा, आइटम डिसअलाउड थी 2017-18 के अंदर, यानी 17-18 में जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट रहा होगा, अगर वहां पर डिसअलाउड की आइटम, तो टैक्सेबल प्रॉफिट क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। क्या टैक्सेबल प्रॉफिट जो है बेटा वो ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। आइटम डिसअलाउड थी 2017-18 में, ठीक है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम रहा होगा, है ना, और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा रहा होगा। अगर टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, अकाउंटिंग प्रॉफिट हायर है, तो आप जानते हो क्या होता है, बोलो जी, अरे बोलो बेटा क्या आएगा यहाँ पर। टीटीएल का रिवर्सल। डीटीएल का क्या होना चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए, पक्की बात। आइटम जो है वो डिसअलाउड थी 2017-18 में और अलाउड करी गई थी टैक्स पर्पस के लिए 18-19 में, तो सर 18-19 में मेरा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो हायर होगा। हम किसकी बात करके चल रहे हैं, 2018-19 की बात करके चल रहे हैं, तो 2018-19 में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा हायर है, सो इट मीन्स डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्रिएट करा जाता है, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्या करा जाता है, क्रिएट करा जाता है, राइट। तो डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी क्रिएटेड हियर, डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी क्रिएटेड हियर। ठीक है, जब 17-18 में ये चीज हुई होगी, 2017-18 में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करा होगा। तो अब मैं क्या कर दूं, क्या इस साल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है फिर रिवर्स कर दूं बेटा। देखो 2 ईयर के एंगल से मैं आपको सोचने को बोल रहा हूँ, पहला मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ 2017-18 के एंगल से, एक बार जो 2017-18 के एंगल से चलो शुरू करते हैं। 2017-18 में एंगल से एक बार सोचना शुरू करो। सर 2017-18 में क्या हुआ होगा कि आपने टैक्सेबल प्रॉफिट जो है आपका ज्यादा होगा या आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर 2017-18 के अंदर आइटम आपने डिसअलाउ करी थी 2017-18 में, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, तो यू मस्ट हैव क्रिएटेड डेफर्ड टैक्स एसेट हियर, है ना। ये कब हुआ होगा, 2017-18 में। अब 2018-19 में अगर आपका अब यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका ज्यादा रहेगा और टैक्सेबल प्रॉफिट कम रहेगा, तो करना क्या चाहिए, आईडी ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो डेफर्ड टैक्स एसेट को रिवर्स करना चाहिए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपके बेटा इंस्टीट्यूट के ना आंसर से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। क्यों, आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स होना चाहिए, बट मेरा जो लॉजिक कहता है वो कहता है कि देखो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट जो है दोनों में से बेटा कोई एक चीज है जो आपकी आती है। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में से बेटा कोई एक चीज है जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर अपेयर होती है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती, नेट इफेक्ट हम लेकर चलते हैं। तो हमारा नेट इफेक्ट यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेफर्ड टैक्स
लाइबिलिटी के रिगार्ड में आपको आंसर देके चलना चाहिए, बट व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन द आंसर एज पर डेफर्ड टैक्स एसेट ओनली। सो हम भी वही करके चलेंगे। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपका आंसर जो एग्जामिन करना है वो आईसीआई ने करना है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास ना दो तीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो बेटा इस कैटेगरी का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आपका इसी कैटेगरी का है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है। तो जब एक जैसे हम दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, आपको खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा अगर ये पेपर में आता है तो इसको इस तरीके से करके आना है। ठीक है, वैल्यूज चेंज के साथ आ जाएगा। अल्टीमेटली अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पर वही लिखोगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो हम क्या करके चलेंगे, रिवर्स करके चलेंगे। अच्छा, डोनेशन करी है प्राइवेट ट्रस्ट को इन 2018-19 कितने की, 10 लाख रुपए की। सर अब ये जो डोनेशन करी है प्राइवेट ट्रस्ट को, दिस इज द परमानेंट डिफरेंस, और परमानेंट डिफरेंस है तो वहां पर ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। चलो इसका एक बार आप आंसर देख के चले। कह रहे हैं डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जनरली डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो करा जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो हायर डेप्रिसिएशन रही होगी अर्लियर ईयर्स के अंदर। तो आपने उस टाइम पे डीटीएल जो है वो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज हुआ होगा आपका कहीं ना कहीं, तो आप उस डीटीएल को आप रिवर्स करके चलोगे। कितना रिवर्स करोगे, 3 लाख रुपए। डिसअलाउंस जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हुई थी, कह रहे हैं जो आपका टैक्स रहा होगा अर्लियर ईयर के अंदर वो हायर होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। डीटीए आपने तो पहले क्रिएट करा होगा, तो डीटीए को अब आप रिवर्स करके चलोगे। ठीक है। अब अगला क्या है, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट। कह रहे हैं ये जो डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट है, ये जो है आपका अलाउेबल जो एक्सपेंस है वो आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, तो परमानेंट डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। ये आपका कौन सा आ गया, परमानेंट डिफरेंस आ गया। क्लियर है जी, डन। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। बेटा अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। और जुलाई 2021 के अंदर आपका कुछ सिमिलर टाइप का ही बच्चे देखो क्वेश्चन आया हुआ है। जुलाई 2021 का एक बार क्वेश्चन देखो, या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना, 28 लाख, एसेट कितना 14। पहला कह रहा है डेप्रिसिएशन एज पर बुक 70 लाख रुपए है और डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पस के लिए 42 lakhs है। ठीक है, इन एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ था 2019-20 में, 2021 में अलाउ कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो आपके रिपीटेड हो गए। ठीक है, आपके ये दोनों पॉइंट है बेटा जो नए ऐड हुए हैं। क्या पॉइंट है, कह रहे हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस 35D के अंदर लाउड थे इनकम टैक्स के अंदर 2020-21 के अंदर, 1/10 ऑफ 70 लाख इनकर्ड इन 2019-20। ठीक है जी, क्या हुआ, शेयर इशू एक्सपेंस जो है 35D के अंदर इनकम टैक्स में अलाउड हो गए थे कौन से ईयर में, 2020-21 के अंदर, जो कि 1/10 है 70 लाख रुपए का, जो आपने 2019-20 में इनकर करा होगा। बेटा मुझे बताओ आपने अकाउंटिंग के अंदर क्या करा होगा। ठीक है, क्या अकाउंटिंग के अंदर आपने जो है, ठीक है, अकाउंटिंग के जो है, अकाउंटिंग के अंदर बेटा आपने क्या करा होगा, चलो मुझे बताएंगे। क्या पूरा का पूरा 70 लाख रुपए डाल दिया होगा खर्चे में, लेकिन टैक्सेशन पर्पज के लिए क्या होगा, क्या टैक्सेशन पर्पज के अंदर जो है आपने सिर्फ 7 लाख लिया होगा। तो ये जो है आपका 7 लाख रुपीज का जो डिफरेंस है इस साल का, यानी 70 लाख रुपए का जो 1/10 है, उस एक्सटेंट को आप क्या करके चलोगे, रिवर्स करके चलोगे। क्या करके चलेंगे, रिवर्स करके चलेंगे। क्यों रिवर्स करके चलेंगे जरा सुनेंगे। इस टाइम पे क्या हुआ होगा, आपने अकाउंटिंग के अंदर 70 लाख रुपए का खर्चा दिखाया होगा। अकाउंटिंग के अंदर तुमने जैसे ही 70 लाख रुपए का खर्चा दिखाया, तो तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या आया होगा, लोअर आया होगा टैक्सेबल प्रॉफिट से। तो यू मस्ट हैव क्रिएटेड डेफर्ड टैक्स एसेट। अब अगले साल क्या हुआ, 7 लाख रुपए का खर्चा तुमने इनकम टैक्स के अंदर दिखा दिया, लेकिन तुमने किसके अंदर नहीं दिखाया, ठीक है, तुमने अकाउंटिंग के अंदर नहीं दिखाया ये। तो अब आपका जो डेफर्ड टैक्स एसेट आपने क्रिएट करा होगा, इसको मुझे क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। नाउ डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, अगले पे आ जाओ। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी वर मेड फॉर 140 lakhs ड्यूरिंग द ईयर एंड स्प्रेड ओवर 2020, 21 एंड 21-22 इक्वल इन द बुक्स। कह रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर आपने क्या करा था, पूरा 70 लाख और 70 लाख जो है आपने करा, लेकिन इनकम टैक्स के लिए पूरा 2020-21 के अंदर चार्ज कर दिया। चलो हुआ क्या सर, सर 2021 की अगर मैं बात करके चलूँ, दूसरी तरफ मेरा आ गया 21-22। सर 20-21 के अंदर हमने क्या करा, 140 लाख रुपए का खर्चा करा। तो इनकम टैक्स के अंदर तुमने 140 लाख रुपीज का खर्चा क्लेम कर लिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है इनकम टैक्स और, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तुमने सिर्फ 70 लाख रुपए का खर्चा क्लेम करा। तो तुम्हारा इनकम टैक्स के अंदर जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा होगा, और अकाउंटिंग प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा आ रहा होगा। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा है, तो इस चक्कर में क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है तुम्हारा क्रिएट हो रहा होगा। राइट, यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। अब यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होगा, तो अब फ्यूचर में जाकर क्या होगा, सर फ्यूचर में जाकर आपका जो है इनकम टैक्स के अंदर तो आपको कुछ अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तुम्हारा 70 लाख रुपए जो है वो अलाउड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कुछ सोच के देखिए बस।
अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट जो है लोअर या हायर? अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट जो है वो लोअर या हायर बेटा? अरे बोलो बच्चे। केस देखिए, केस देखेंगे। डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, पहला पहला पॉइंट आपका वही हो गया। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो है ज्यादा चार्ज करते हैं इनिशियल ईयर्स के अंदर। टाइमिंग डिफरेंस है आपका। डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज करी होगी, अब उस डेफर टैक्स लाइबिलिटीज को आप क्या करके चलोगे, रिवर्स करके चलोगे। तो 28 लाख के ऊपर 40% जो है आपने क्या करा बेटा, रिवर्स करा टू द एक्सटेंट ऑफ 11.20 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज समझना, सर 28 लाख रुपीज की आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी, 28 लाख का आपने इफेक्ट ले लिया, 40% 11.20 आपने डिटेल इतना रिवर्स कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इनकम टैक्स के अंदर क्या थी बच्चे, डिसअलाउंस थी। तो आपने जो टैक्स पे करा होगा अर्लियर ईयर्स के अंदर वो हायर होगा। तो ये क्या है बेटा, आपका टाइमिंग डिफरेंस है। यहाँ पर आपका रिवर्सल ऑफ डीटी होगा, हमने पहले भी डिस्कस करा है। शेयर इशू एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या हुआ होगा कि डेफर टैक्स एसेट जो है वो क्रिएट हुआ होगा, तो अब क्या होगा, रिवर्स करेंगे उस डेफर टैक्स एसेट को, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रिपेयर्स का खर्चा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, ये अब टाइमिंग डिफरेंस जो है ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, टाइमिंग डिफरेंस क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। अगर आप देख के चलो तो हमें जो डाटा गिवन है ऊपर बेटा 31 मार्च 20 का गिवन है, और अब ये जो ट्रांजेक्शन गिवन है, दिस ट्रांजेक्शन इज फॉर 2021 के आपने 140 लाख रुपए का खर्चा है जो आपने स्प्रेड करा है 2021 के अंदर, 21-22 के अंदर। तो 21-20 जरा बात करो 2021 की, 2021 के अंदर क्या हुआ होगा, क्या 2021 के अंदर यही तो हमने बोला कि आपका इनकम टैक्स के अंदर प्रॉफिट जो है कम होगा और एक्चुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो व्हाट यू विल बी क्रिएटेड, डेफर टैक्स लाइबिलिटी आप क्रिएट कर रहे होंगे। वही तो उन्होंने लिखा है कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ रही होगी, तो 70 लाख का 40% आपका 28 लाख की डेफर टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली अमाउंट आ रहा होगा। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? जी सर। बेटा ये वाले क्वेश्चन देख जाइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा कवर करने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे इसके बाद आपके साथ जो कवर करके चलना है कंसेप्ट, वो कवर करके चलना है मैट वाला। तो आईसीए के स्टडी मटेरियल के ऊपर आ जाओ चाहे। ठीक है, मैं आईसीए के स्टडी मटेरियल से ही आपको ये मैट वाला पॉइंट बता देता हूँ। चलिए, चलिए बेटा, एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। बेटा अगला जो मुझे आपको कंसेप्ट बता के चलना है वो है मैट का। ठीक है, बेसिकली क्या इन्वॉल्व हो जाता है, सेक्शन नंबर 115 जेबी जो है आपका इनकम टैक्स में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे, कहेंगे जो बेटा पेमेंट होती है ना टैक्स की, पहले तो एक चीज समझ लो, जो पेमेंट होती है टैक्स की अंडर सेक्शन नंबर 115 जेबी, वो आपका क्या होता है, करंट टैक्स होता है। वो आपका कैसा टैक्स कहलाता है, करंट टैक्स होता है। ठीक है, इवन दो जो कंपनी है या वो टैक्स पे कर रही होती है 115 जेबी के अंदर, ठीक है, आपको डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी को क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए और मेजर करना चाहिए यूजिंग द रेगुलर रेट, रेगुलर टैक्स रेट। सर बेसिकली ये मैट का कंसेप्ट है क्या, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है बेटा, कंपनी के केस में क्या होता है कि एक प्रोविजन है मैट की, वो कहता है कि अगर आपका प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट, एक ना कैलकुलेशन करी जाती है किस चीज की, बुक प्रॉफिट की। इस बुक प्रॉफिट के ऊपर बेटा क्या निकाला जाता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का से रेट है से 15%। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपका जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, आपकी बुक्स के टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है, आप उसके ऊपर प्रॉफिट निकालोगे टैक्स।
यानी जो आपका इनकम टैक्स रेट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स आ रहा है आप वो निकालो, प्लस आप क्या करोगे बुक प्रॉफिट के हिसाब से आप क्या करोगे मैट निकालोगे 15%। इन दोनों में से जो हायर होगा ना आपको वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। डेफिनेटली बेटा देखो, अगर रेगुलर क्लास होती मैं इसके अंदर पूरा डेप्थ में गया था रेगुलर क्लास के अंदर कि मैट क्या है, मैट की प्रोविजन क्या है, मैंने बहुत डिटेल में अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर कवर करा हुआ है। बट राइट नाउ वी कैन नॉट गो इनटू द दैट मच थिंग। इस टाइम में तो मुझे आपको उस एंगल से करवा के चलना है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करके चलना है। इस टाइम में बस उसी चीज पे फोकस करके चलो। बेटा अगर मैट वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसमें से एक क्वेश्चन है मैट वाला, डायरेक्टली मैं उस क्वेश्चन पे आपको ले जाता हूँ। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको ना इस टाइप का ही क्वेश्चन ही देकर चलेंगे अगर मैट वाले कंसेप्ट के ऊपर आया। वो आपको दे देंगे कंपनी की डिटेल्स, कह रहे हैं अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 20 हम डाटा देके चल रहे हैं। कह रहे हैं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो है 15 लाख रुपए का, जो बुक प्रॉफिट है एज पर मैट जो है वो 7.5 लाख रुपए है, और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जो है 2.5 लाख रुपए है। बेटा तीनों चीजें डिफरेंट होती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट ये जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आया, ये बुक प्रॉफिट जो निकाला जाता है ना ये सेक्शन नंबर 115 जेबी के अंदर बताया गया कि बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो आप बुक प्रॉफिट निकाल के चलते हैं। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये प्रोविजन आपकी इनकम टैक्स की लगा के आपने प्रॉफिट निकाला, आपको टैक्स रेट गिवन है 20% का, और आपको मैट रेट गिवन है 7.5% का। वो कहते हैं आप डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी निकाल के चलेंगे और अमाउंट कितना डेबिट करके चलना है P&L के अंदर आपको बताना है। तो बेटा इसके अंदर देखो क्या करना है, पहले सुन लीजिए ध्यान से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये कहता है कि इवन अगर कोई कंपनी जो है अगर वो टैक्स पे करके चल रही है 115 जेबी के अंदर, इवन इन सच सर्कमस्टांसेस जो आपका डेफर टैक्स एसेट है या डेफर टैक्स लाइबिलिटी है आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और आपको उसको मेजर करना चाहिए यूजिंग द रेगुलर टैक्स रेट। यानी 20% के रेट को यूज करके आपको डेफर टैक्स एसेट लाइबिलिटी को यूज करना चाहिए, रेकॉग्नाइज, ना कि मैट रेट यूज करके। तो यहाँ पर एंटिटी जो है वो क्या करेगी, रेगुलर टैक्स रेट ऑफ 20% यूज करेगी डेफर टैक्स डिटरमिन करने के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सर मेरा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो है 15 लाख रुपए का। बेटा ये जो 15 लाख रुपए का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, आप जरा इसके ऊपर टैक्स निकालिए। इस 15 लाख के ऊपर 20% अगर आप निकालते हो तो वो आपके पास कितना आता है, 15 लाख का 20% आएगा 3 लाख। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट है एज पर इनकम टैक्स आप उसके ऊपर टैक्स निकालो। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि इसके ऊपर 20% निकालिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है जरा उसके ऊपर 20% निकालिए, ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपए। अब आप जरा टैक्स निकालो एज पर मैट, मैट के ऊपर आप टैक्स निकालते हो तो इसके ऊपर 7.5 लाख के ऊपर आप कितना कैलकुलेट करोगे, 7.5%। बेटा जरा 7.5 लाख के ऊपर 7.5% जरा कैलकुलेट करना। 7.5 लाख के ऊपर 7.5% कैलकुलेट अगर हम करें तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी 56250। दिस कम्स आउट टू बी 56250। ये आपका टैक्स आ रहा है एज पर मैट। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर ना तीन तरह के टैक्स हो गए हैं। पहला मैं बोल रहा हूँ टैक्स एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा मैं बोल रहा हूँ टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट, ठीक है, तीसरा मैं बोल रहा हूँ टैक्स एज पर मैट। ये तीन टैक्स की कैलकुलेशन आप लोग करके चलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास आया है 3 लाख रुपए, ये मेरे पास आया है 50,000 रुपए, और ये मेरे पास कितना आया है 56,250 आया है। टैक्स एक्सपेंस जो है वो कैसे निकलता है, टैक्स एक्सपेंस निकालने का तरीका होता है आप करंट टैक्स करेंगे, उसके अंदर ऐड करोगे डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स ऐड करोगे, करंट टैक्स विल बी योर 3 लाख रुपीज, और डेफर्ड टैक्स जो आप लेकर चलोगे वो कौन सा लेकर चलोगे, तो टैक्स एक्सपेंस आपको किसके बराबर होगा, 3 लाख के बराबर होगा। टैक्स एक्सपेंस आपका किसके बराबर होगा बेटा, 3 लाख के बराबर होगा, ठीक है। और आपका करंट टैक्स किसके बराबर होगा, जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया ये आपका आ गया 50,000 रुपए। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, डेफर्ड टैक्स जो है वो आपका आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स आ जाएगा कितने का, मेरा यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी कितने की, 250 लाख रुपीज की मेरी डेफर्ड टैक्स क्या आ जाएगी बेटा, लाइबिलिटी आ जाएगी। तो मुझे अब कितना अमाउंट है जो कि डेबिट करके चलना है P&L के अंदर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, आप क्या करेंगे, करंट टैक्स लेंगे, करंट टैक्स के अंदर आपने ऐड करना है बेटा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और आपने क्या करना है इसमें ऐड करके चलना है एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स। क्या बोला, एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स, ठीक है। मेरा करंट टैक्स जो है वो कितना, सर करंट टैक्स इस केस में हो जाएगा 50,000 रुपए का, ठीक है जी। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमने कितने की निकाली है, हमने 2.5 लाख रुपए की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकाली, ये 2.5 लाख है, एक जीरो ज्यादा लग गई है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की आप क्या करोगे, डेफर्ड टैक्स आपने ये लाइबिलिटी निकाली।
ठीक है। और ये जो एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स है यानी 56,250 माइनस 50,000, ये आपका 6,250 रुपए। तो टोटल हम क्या बोलेंगे, 302650 है, दैट विल बी डेबिटेड टू बेटा पी एंड एल। ठीक है बेटा, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन बस पेपर में आते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल इस पॉइंट पे एक ही चीज बोलूंगा, जिसको ये कंसेप्ट अच्छे से, जिसने डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर मैट वाला, ठीक है, वो तो इस तरीके से करे। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ ये वाला कंसेप्ट मैट वाला, उसके लिए अभी मेरा यही सजेशन रहेगा, राइट नाउ यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ। ठीक है, आपको बस यहाँ पर क्या करके चलना है, राइट नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस वे कि अगर मैट वाला क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सिंपल स्टेप्स याद रखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर रेगुलर टैक्स रेट लगाओगे, इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट के ऊपर रेगुलर टैक्स रेट लगाओगे, बुक प्रॉफिट के ऊपर मैट का रेट लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टैक्स एक्सपेंस का इक्वेशन लिखनी है। टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलता है, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। आपका टैक्स एक्सपेंस किसके बराबर होगा, टैक्स एक्सपेंस विल बी योर, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3 लाख रुपीज के बराबर हो जाएगा। 3 लाख आपका टैक्स एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, 3 लाख आपका क्या हो गया, बेसिकली आपका टैक्स एक्सपेंस हो गया। अब करंट टैक्स आपका क्या है, 50,000 हो गया। तो जो आपका बच रहा है वो क्या है, आपका डेफर्ड टैक्स है, एंड दैट विल बी योर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इन द केस। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वो आपकी कहलाएगी। अब आपने उसके बाद पूछा, आपसे पूछता है कि कितना अमाउंट पीएनएल में डेबिट करोगे, तो डेबिट करने के लिए आपने सिंपल एक अगेन फॉर्मूला है जो आपने याद करके चलना है। वो फॉर्मूला काइंड ऑफ क्या है कि करंट टैक्स के अंदर बेटा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आप ऐड कीजिए, और एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स जो है आप क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा जितना अमाउंट पीएनएल में डेबिट करके चलना। ठीक है जी। सो बेटा दिस वाज योर क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ मैट। बेटा इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर ना, ठीक है, एक और कंसेप्ट जो आ जाता है, ठीक है, वो आपका आ जाता है हॉलीडे पीरियड वाला। बट हॉलीडे पीरियड वाला आई रियली डोंट फील कि वो आपको पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, स्टिल उसके ऊपर आपके स्टडी मटेरियल के अंदर बेटा एक क्वेश्चन गिवन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, प्लीज जस्ट गो थ्रू इलुस्ट्रेशन नंबर 3 वंस। अगर इलुस्ट्रेशन नंबर 3 या 4 के अंदर बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से प्लीज पूछ लेना। ठीक है, एक बार जरा खुद से ट्राई कीजिए इलुस्ट्रेशन नंबर 3 या 4। ठीक है, अगर किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम आई जस्ट लेट मी नो, मैं आपको दोबारा से ये चीज इस वाले पॉइंट के ऊपर भी बेटा मैं केटर कर लूंगा। ठीक है जी, जितने आपके क्वेश्चन है अकाउंटिंग 22 के बेटा आप अपने लेवल पे बाकी कीजिए। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड आई विल टेक अनदर सेशन। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके बाकी बचे हुए जो एक एक कंसेप्ट जो मैंने छोड़ा है अब यहाँ पे डेफर टैक्स का, ठीक है, जो आपका ये वाला है टैक्स हॉलिडे वाला, मैंने आपका ये कंसेप्ट है बस जो आपको छुड़वाया है अभी के लिए। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है जी, तो बेटा मेरी तरफ से आपकी ये वाला सेशन ओवर है, जस्ट रिवाइज AS22 एट योर पार्ट। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, एंड आई विल इन्फॉर्म टाइमिंग्स ऑफ नेक्स्ट सेशन दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एज सुन एज पॉसिबल। जितने हमने क्वेश्चन करे हुए हैं जरा AS22 के एक बार बेटा कवर कर लीजिए। ठीक है, एंडिंग द सेशन।